वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज। एंड आज एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे और ये टॉपिक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आता है। अभी तक तुमने जो भी पढ़ा है सोशल साइंस में, हमने क्या क्या पढ़ा है? सोशल साइंस में हमने पढ़ा है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। तो 9th क्लास में एक और सब्जेक्ट ऐड किया गया है, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। देखो, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में डिफरेंस है। इकोनॉमी मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था, किस तरह से प्रोडक्शन होता है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से पैसा जाता है, कहाँ कितना खर्चा होगा, इस सब को इसका स्टडीज को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। जो पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, वो है, यहाँ पे लिखना भूल गया, उसका नाम क्या है? द विलेज ऑफ पालमपुर। ये इकोनॉमिक्स का पहला सब्जेक्ट है, पहला चैप्टर है। इसमें हमें कंसेप्ट समझाया गया है कि इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है, वो किस ढंग से चलता है। यहाँ पे एक गांव के बारे में बताया गया है, उस गांव का नाम है पालमपुर। ठीक है, पालमपुर यहाँ पे लिखा है मैंने, इज ए हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब क्या होता है? एक इमेजिनरी विलेज। उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, वहां पे एक विलेज पालमपुर नाम दिया गया। ऐसा कोई विलेज है नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज ए हाइपोथेटिकल विलेज। तो इसमें देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने, इस पूरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। उस गाँव में कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे सामान लोग क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो सामान को लोग कैसे बेचते हैं, कैसे दूसरे गांव तक उसको पहुंचाते हैं, या फिर वो अपना खुद का भी कैसे अपना पेट संभालते हैं। जो गरीब लोग हैं वो कैसे वो एग्रीकल्चर करते हैं, क्या करते हैं, इस सब चीज जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो विलेज पालमपुर है, इसके बारे में देखो, पहले इसका एक डिस्क्रिप्शन दिया कि इस विलेज पालमपुर में कैसे कैसे लोग रहते हैं और कितने पॉपुलेशन में, उनका पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले दिया है, द विलेज इज वेल कनेक्टेड विथ रायगंज एंड शाहपुर। रायगंज एक, उसके बगल में एक नेबरिंग विलेज है उससे, और शाहपुर एक टाउन है उससे, वे वेल कनेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब वहां का रोड कम्युनिकेशन उस विलेज का बहुत अच्छा है। सेकंड दिया है, विलेज हैज 450 फैमिलीज। मतलब बहुत बड़ा विलेज नहीं है, छोटा विलेज है जिसमें 450 फैमिलीज रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और ये भी बताया गया है बुक में, क्योंकि ये सब डिस्क्रिप्शन क्यों जानना जरूरी है कि 1 मार्क क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि विलेज पालमपुर विलेज में कितने फैमिलीज रहते थे। ठीक है, तो हमें ये सब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, उसके बाद आगे बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है? 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड। मतलब ये जो 450 फैमिलीज में से 80 अपर कास्ट, ऊपर जाति के, देखो जैसे हमारा हायरार्की सिस्टम, हमारा जो जाति के हिसाब से हमारा डिवाइड हो गया है ना, जैसे वो सबसे ऊपर ब्राह्मण हो जाते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर वैश्य, इस तरह से जो नीचे वाले जाति को उसको बोलते हैं लोअर कास्ट। ठीक है, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं। और जो अपर कास्ट है, जो अपर कास्ट के लोग 80 फैमिलीज, कितने फैमिलीज उस गाँव में है? 80 फैमिलीज होते हैं। और ये कहाँ पे रह रहे हैं? विलेज के सेंटर में रह रहे हैं। ठीक है, और आगे दिया है, जो दलित लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, ये लोग जो है, ये टोटल पॉपुलेशन का 1/3 है। टोटल पॉपुलेशन है 450, उसका 1/3 हो जाएगा 150। मतलब 150 फैमिलीज जो है वो दलित से, शेड्यूल कास्ट से। वो लोग छोटे घर में रहते हैं, और वो लोग कहाँ पे रहते हैं? वो गांव के एक कॉर्नर में उनको दिया गया, जहां पे अपना बस्ती बना के वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज जो है उस गांव के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है, जो ज्यादातर अमीर लोग हैं वो अपर कास्ट के लोग ही हैं, जिनके पास जमीन ज्यादा है, और गांव के सेंटर में वो लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी दिया है, ठीक है, कि जो गांव है ये डेवलप्ड है। इससे नहीं कि पूरा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गांव में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है। ठीक है, गांव में एजुकेशन की भी सुविधा है। यहाँ पे लिखा है गांव में 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी गांव में बहुत अच्छा है। और आगे क्या लिखा है? वहाँ पे जो हेल्थ हेल्थ के लिए, देखो जैसे हमारे शहरों में क्या होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, तो गांव में क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होता है। इसका मतलब एक गवर्नमेंट का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहां से उनको दवाई वगैरह मिल जाता है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, एक डिस्पेंसरी जहां पे मेडिसिन मिलता है, मतलब मेडिकल शॉप भी है।
ठीक है, एक गवर्नमेंट का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। इससे हमें क्या पता लगता है कि गांव जो है उसका रोड कम्युनिकेशन भी अच्छा है, उसका एजुकेशन सिस्टम भी वहाँ पे है, और साथ में वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज भी गांव को मिला हुआ है। ठीक है, तो ये गांव का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है स्टार्टिंग में तुम्हारे बुक में। उस गांव का नाम क्या है? विलेज पालमपुर। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एक्टिविटीज डन फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। वहां पे अलग अलग सामान जैसे प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज होता है उस गांव में। तो पहले चीज मैं एक चीज बोलना भूल गया था, जो विलेज पालमपुर में जो मेजोरिटी ऑफ पीपुल दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। इसके अलावा उस गांव में लोग क्या क्या करते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो जो मेन एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पे शुरू करते हैं हम। रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ से शुरू होता है चैप्टर। तो रिक्वायरमेंट्स मतलब सपोज ये मार्कर बनाना है, तो ये मार्कर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मार्कर बनाने के लिए हमें प्लास्टिक की जरूरत पड़ती होगी, इंक की जरूरत पड़ता होगा। ठीक है, तो ये सब चीज, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो है तुम्हारा लैंड। ठीक है, लैंड। देखो मार्कर बना, लैंड का मतलब होता है जमीन। अब मार्कर बनाने के लिए किसी फैक्ट्री में तो मार्कर बनेगा, और वो फैक्ट्री कहाँ पे होगा? किसी जमीन के ऊपर होगा, हवा में तो नहीं उड़ेगा वो। तो पहला रिक्वायरमेंट है लैंड। दूसरा रिक्वायरमेंट है लेबर। ठीक है, लेबर यानी जो भी वहां पे काम करने वाले होंगे उस फैक्ट्री में। ठीक है, तो उस फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर चाहिए, तो लेबर वहां का सफाई करेगा, वहां पे मशीन में काम करेगा। तो इसके लिए जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो क्या है? लेबर। तो तीसरा रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल क्या होता है? द वेराइटीज ऑफ इनपुट्स दैट आर रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मतलब जैसे तुम्हारा ये मार्कर बनाना है, इसका जो रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग, हमें वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, उसको हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। मैं अभी बताऊंगा। इसके बाद तुम्हारा आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है भाई जैसे वो नॉलेज। क्या होता है ये? नॉलेज। ठीक है, तो सभी लोग तो लेबर नहीं बनेंगे, कुछ मैनेजर वगैरह भी बनेंगे। ठीक है, कोई उनका चीफ इंजीनियर होगा जो पढ़ लिख के आएगा, जो ये सबको संभाल सकता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, और इसको हम सबको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अभी बताता हूँ फिजिकल कैपिटल क्या है। देखो बच्चों, फिजिकल कैपिटल को हम इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा है दे आर यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर प्रोडक्शन। मतलब जहां पे ये मार्कर बना है, ठीक है, वहां पे मार्कर बनाने वाली एक मशीन मैंने खरीद के लाया, बहुत कॉस्टली मशीन है, मैं लेके आया और उसमें मैंने मार्कर बनाया। तो मैं बार बार हर मार्कर बनाने के लिए एक नया मशीन तो नहीं लगाऊंगा, एक मशीन लाऊंगा, कई सालों तक उस मशीन को यूज करूंगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है, मैंने एक बिल्डिंग लिया है, एक फैक्ट्री बनाया है, क्या एक मार्कर बनाने के बाद मैं अपना फैक्ट्री बदल दूंगा, कहीं दूसरी जगह चले जाऊंगा? नहीं जाऊंगा ना। तो इसीलिए ये फिक्स्ड कैपिटल में काउंट होता है। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? रॉ मेटेरियल एंड मनी इन हैंड, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे उसके साथ साथ ये खत्म होते जाएगा। जैसे ये मार्कर है, मार्कर का जो है मैंने इसमें क्या किया? इंक भरा। मैंने कई सारे मार्कर में थोड़ा सा इंक लेकर आया, उसमें मार्कर में भरा, और उसके बाद वो मार्कर मेरा इंक खत्म हो गया, फिर मैं क्या मार्केट से फिर इंक लेकर आऊंगा फिर नया मार्कर बनाने के लिए। उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल और क्या है? जैसे यहाँ पे लिखा है मनी इन हैंड, हाथ में भी पैसा होना चाहिए। देखो जब भी हमें फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन करेंगे तो हाथ में पैसा होना चाहिए। जैसे ये लेबर फ्री में तो काम नहीं करेंगे, ठीक है, इनको हमें डेली वेजेस देना पड़ेगा, तो हाथ में पैसा भी होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और ये हो गया तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जिसको हम एक बार इन्वेस्ट कर लिया और कई सालों तक वो चलेगा। और वर्किंग कैपिटल मतलब जो हमारे हाथ में होना चाहिए फैक्ट्री को चलाने के लिए, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। उसके बाद मैंने एक और लिखा था यहाँ पे, वो था तुम्हारा क्या था? ह्यूमन कैपिटल।
ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? लैंड, लेबर और ये फिजिकल कैपिटल सबको यूज करने के लिए जो नॉलेज की जरूरत है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो दीज फोर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम इसको लिख सकते हो। देखो उसके बाद जो दिया है, जैसे हमने पहले पढ़ा, पालमपुर विलेज में जो मेजर एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में किस तरह से यहाँ पे लिखा है, हाउ 3 वेज टू इंक्रीज यील्ड। प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में हम कैसे बढ़ाएं, क्रॉप प्रोडक्शन हमारा कैसे बढ़ाया जाएगा, क्या क्या तरीका है। तो यहाँ पे जो बुक में दिया है सबसे पहले लिखा है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। जैसे मतलब एक साल में, तो एक जमीन है, एक फार्मर के पास एक जमीन है, अगर वो सिर्फ उस जमीन पे एक ही चीज मान लो राइस ही उगाएगा तो उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? मान लो जैसे तुम्हारा पहले तुमने मई जून में बाजरा लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा अक्टूबर का महीने में तुमने क्या क्या वहां पे पोटैटोस लगा दिए, और सर्दी आते आते वहां पे तुमने गेहूं लगा दिया। तो इसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। एक ही पीस ऑफ लैंड पे तुम सीजन के हिसाब से अलग अलग क्रॉप लगाना, उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, जैसे अभी देखो मान लो एक किसान है, ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि कैसे हम अपना इनकम बढ़ाएं, कैसे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाएं। क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि बहुत सारा जमीन पे खेती बाड़ी कर दो। लेकिन आजकल जो है जमीन लिमिटेड है। इतना जमीन क्यों? जमीन कहाँ गया? हाईवेज बन गया, रोड्स बन गया, बिल्डिंग्स बन गया, फैक्ट्रीज बन गए, तो जमीन हमारे पास अभी बचा नहीं। जो जमीन बचा है उसी में से हम अपना क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं उसी वेव्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पहले है तुम्हारा मल्टीपल क्रॉपिंग, ये तुम्हें समझ में आ गया। एक ही पीस ऑफ जमीन पे हम एक सीजन में या फिर एक साल में अलग अलग तरह के क्रॉप्स सीजन के हिसाब से लगा सकते हैं, उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। उसके बाद दूसरा आया है यूजिंग ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में मतलब क्या होता है? नए तरह के फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है। पहले क्या होता था? गोबर वगैरह यूज करते थे, अभी जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने लगे क्योंकि उनका प्रोडक्शन को बढ़ाना। और ये सब शुरुआत कब हुआ? ये शुरुआत हुआ था 1960 में। ठीक है, ये शुरुआत हुआ था 1960 में और इसको कहा गया था ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, ये पंजाब और हरियाणा में सबसे पहले शुरू हुआ था। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा ये दो स्टेट में सबसे ज्यादा इसका यूज भी हुआ था और सबसे ज्यादा इन्होंने इसका फायदा भी उठाया। ठीक है, आजकल देखना पंजाब और हरियाणा खेती के मामले में बाकी स्टेट से सबसे आगे है। ठीक है, तो इसमें जो है HYV सीड्स का इंट्रोड्यूस किया गया था। HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है, तो बुक में भी मिल जाएगा। HYV का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जाएगा, तो HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स। और इससे क्या हुआ? इस पे जो पैदावार हुआ था, जो क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, वो 2.5 गुना बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया? 2.5 गुना बढ़ गया। ठीक है, जिससे ग्रीन रिवोल्यूशन से बहुत ज्यादा फायदा हुआ किसानों को। ठीक है, तो इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी है ग्रीन रिवोल्यूशन का, अभी मैं इसके बाद इसको मिटा के ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो जो थर्ड पॉइंट है यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मशीन। ठीक है, पहले हाथ से खेत जोते थे या फिर बैल वगैरह लगा के खेत को जोता जाता था, लेकिन आजकल क्या हो गया? ट्रैक्टर्स आ गया, ट्यूबवेल का यूज होने लगा, थ्रेसर्स का, बड़े बड़े मशीन यूज होने लगे। ठीक है, अब ट्यूबवेल से क्या फायदा होता है? ट्यूबवेल से जो पानी का शॉर्टेज था, पहले लोग किसान लोग जो है बारिश पे डिपेंड करते थे, अब जो है अपने खेतों में ट्यूबवेल लगा दिया। ठीक है, इससे क्या होता है? जिससे उनका हमेशा पानी की सप्लाई उनको मिलता रहा, कंटिन्यू रहा। ठीक है, तो पानी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जिसके कारण जो है उनका पैदावार और बढ़ गया। तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इंक्रीज। तो इसमें दिया है हाउ दीज आर द 3 वेज टू इंक्रीज द यील्ड। यील्ड मतलब क्रॉप प्रोडक्शन। हाउ टू इंक्रीज, दीज आर द 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, यूजिंग ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, एंड द थर्ड पॉइंट इज यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स। ठीक है, तो पूछा जाएगा व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज यील्ड, तो ये 3 पॉइंट तुम बता सकते हो। चलो अभी ग्रीन रिवोल्यूशन का हम ड्रॉबैक्स देखते हैं। ठीक है, इसका क्या बैड इफेक्ट्स पड़ा था। जो HIV सीड्स था उसको बहुत ज्यादा पानी, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, ये हाई यील्डिंग सीड्स है, इसको बहुत ज्यादा पानी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा है इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स रिजल्टेड इन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। हम ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉइल जो है बंजर भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद है ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस्ड द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। मतलब हम ट्यूबवेल, हर जो फार्मर है वो हर घर में अपने फार्म में क्या करता है, ट्यूबवेल लगा लेता है। तो ट्यूबवेल से क्या होता है, धीरे 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 पानी जो ग्राउंड के नीचे जो लेवल है उसका लेवल भी नीचे जा रहा है, मतलब कम होते जा रहा है, नीचे ग्राउंड वाटर भी हमारा धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ठीक है, तो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ठीक है, तो ये सब चीज हम लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ड्रॉबैक्स क्या है तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अभी हमने पढ़ा फार्मिंग के बारे में, तो अब हम जानते हैं फार्मर्स के बारे में। तो कितने तरह के फार्मर्स होते हैं, तो पहले यहाँ पे लिखा है लैंडलेस फार्मर्स, मतलब ये जो लेबर लोग होते हैं, ठीक है, बहुत गरीब लोग, ये लैंडलेस होते हैं, ना इनके पास जमीन होता है ना कुछ, दूसरे के फार्म में काम करते हैं, इसको बोलते हैं लैंडलेस फार्मर्स। फिर होते हैं स्मॉल फार्मर्स, फिर मीडियम फार्मर्स, फिर लार्ज फार्मर्स। ठीक है, तो लैंड जो है वो सबको इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है, किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है तो किसी के पास कम, और किसी के पास बहुत ही कम। ठीक है, और किसके पास तो जमीन है ही नहीं। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट फेयर, यहाँ पे भी देखने को मिला। जो लार्ज फार्मर्स है उनके पास बहुत ज्यादा जमीन है। देखो बच्चों, जो लार्ज फार्मर्स हैं ये क्वांटिटी में तो कम है, ठीक है, ये क्वांटिटी में कम है, लेकिन इनके पास जमीन बहुत ज्यादा है। और जो स्मॉल फार्मर्स हैं ये क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनके पास ये बहुत है, इनका क्वांटिटी बहुत है, ये लोग पॉपुलेशन इनका भरा हुआ है, लेकिन क्या होता है, इनको जो है जमीन बहुत छोटा होता है, वो अपने पेट भरने के लिए अपने जमीन में तो काम करते ही करते हैं, और साथ में क्या है, ये जो बड़े फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स, इनके जमीन में भी जाकर वहां पे काम करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो लार्ज फार्मर्स है इनके पास जो है जमीन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके पास खुद वो इतना जमीन में काम करने लायक नहीं है, उनको और भी लेबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि लैंड इज नॉट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग फार्मर्स, और किसी के पास तो बिल्कुल जमीन है ही नहीं। ठीक है, अब ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं ये फार्मिंग कर भी ले, तो लेकिन उनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो लोग क्या करते हैं, गांव में जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ये जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, इनसे पैसे में, इंटरेस्ट में पैसे ले लेते हैं। लेकिन आजकल जो है इनको बैंक की भी सुविधा शुरू हो गई गांव में, तो ये बैंक से लोन लेते हैं और फार्मिंग करते हैं। वहीं पे जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उन्हें लोन लेने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट ईयर उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन हुआ उसी में से सेविंग करके फिर से वो अपना दोबारा उसको यूज कर लेते हैं उस पैसे को। ठीक है, तो इस तरह से बैंक से इनको स्मॉल फार्मर्स को लोन वगैरह मिल जाता है, और कुछ स्मॉल फार्मर्स जो है लोन के लिए डिपेंड करते हैं ये लार्ज फार्मर्स के ऊपर, लेकिन लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट में उनको लोन देते हैं। देखो गांव में हमने देखा, जो गांव का मेन जो प्रोडक्शन है या फिर मेन एक्टिविटी था, वो गांव के लोग किस पे डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, इसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी गांव में होता है। हम किस गांव के बारे में बात कर रहे हैं, पालमपुर के गांव के बारे में। ठीक है, तो वहां पे जो पहला नॉन फार्मिंग एक्टिविटी दिया है वो है डेयरी। डेयरी यानी जो हमारे घर में दूध आता है, पैकेट में दूध आता है ना, उसको दूध, बटर, चीज, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी पे डिपेंड करते हैं कुछ लोग, पालमपुर के लोग जो डेयरी फार्मिंग भी करते हैं, और कुछ फार्मर्स जो जिनको अपना मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए फार्मिंग तो करते हैं, साथ में डेयरी फार्मिंग भी करते हैं। ठीक है, ये डेयरी जो है ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आता है। उसके बाद आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। कुछ लोग जो है पालमपुर विलेज के, वो इस पे डिपेंड करते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कोई मटका वगैरह बनाया, ठीक है, दरी वगैरह बनाया, मैट बनाया, ठीक है, कैंडल्स बनाना, ये सब क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, इसमें डिपेंड करते हैं। कुछ लोग जो है शॉपकीपर्स का काम भी करते हैं। शॉपकीपर्स यानी जैसे तुम्हारे किराने वाले। ठीक है, तो किराने वाले क्या करते हैं, शहर से सामान ले आते हैं, थोक में ले आते हैं, होलसेल में ले आते हैं, और गांव के गली गली में वो लोग दुकान खोल के अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, और कुछ लोग डिपेंड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे।
कुछ गांव में, पालमपुर गांव में कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऑटो चलाते हैं, कुछ बस चलाते हैं। तो ये सब चीज जो है किसमें आता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। तो इसके बाद देखो ये चैप्टर जो है मैं तुमको बड़ा शॉर्ट में बताया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ, जो लास्ट मैंने इंग्लिश का पढ़ाया था, पोएम पढ़ाया था, उसका मेरे पास सबका अभी तक नहीं आया, ठीक है। बहुत कुछ बच्चों का आ गया है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब बच्चों का नहीं आया नोट्स। अब नोट्स को जो है तुम उसको कल पे टालोगे तो कल कल करते करते बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा तुमको। तो जिस दिन जो मैं भेजता हूँ या पढ़ाता हूँ उसी दिन उसका नोट्स बना डालो, ठीक है। तो उसमें क्या है, तुम्हें आसानी रहेगी नोट्स बनाने में। तो कभी किसी चीज को जो है कल पे मत टालना, कल पे टालोगे तो कल मैं एक नया चीज पढ़ाऊंगा, फिर उसका नोट्स कब बनाओगे, ठीक है। अब मैम अगर साइंस पढ़ाएंगे, साइंस के नोट्स कब बनाओगे। तो इसलिए जो है जो चीज पढ़ाया जाता है उसको उसी दिन नोट्स बनाओ। ये जो चैप्टर है इसका मैंने एक ओवरव्यू दिया, ठीक है, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो में पूरा चैप्टर को मैं कवर नहीं कर सकता, लेकिन इसका एक ओवरव्यू दिया हूँ, ठीक है। और इसका नोट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा। चैप्टर में समझने वाले कुछ नहीं है। देखो नाम है स्टोरी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सही में एक कहानी की तरह इसको समझाया गया है। पालमपुर क्या है, एक इमेजिनरी विलेज है, ऐसा कोई विलेज नहीं है। तो इसको हम अपने देश के साथ उसको को रिलेट करके हम जान सकते हैं कि देश में किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या क्या होता है, एग्रीकल्चर कैसे होता है, सब कुछ इसमें दिया है, ठीक है। अभी अगर देखूंगा कुछ बचा होगा तो मैं एक और वीडियो बना के इसको भेजूंगा, लेकिन ओवरऑल जो है मैंने इसका कंसेप्ट जो है तुम्हें बता दिया, इस चैप्टर में क्या दिया है, ठीक है बच्चों। तो मैं इसका नोट्स भी भेजूंगा और उसका नोट्स भी तुम बना के देना, ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।